हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं आज का पेपर जो यूपीएससी प्रीलिम्स का आया है। हमने इसकी जो आंसर की है वो बना ली है। कुछ और आंसर्स इसमें अपडेट हो रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। हर क्वेश्चन में जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इनका, ठीक है। अब ये हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे वो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये पहली बात, आपको ये जो आंसर शीट है, ये जो की है, वो इसका एक्सेल का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं सेट ए बी सी डी इस तरीके से करके। हमने सेट बी को हमारा मेन सेट बनाया है क्योंकि सबसे पहले हमारे पास आया था ये सेट। हमारे पास बाकी भी सेट आ गए हैं। हर एक का जो आंसर है वो हम अपडेट कर देंगे इवेंचुअली एक्सप्लेनेशन के साथ। कुछ सवालों में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, कुछ ज़्यादा आसान है, ठीक है, और आंसर के साथ। तो आप अपना क्वेश्चन नंबर मैच करेंगे और आंसर मैच करेंगे, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देखनी है, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारे रीजनिंग दूंगा क्यों वो आंसर है, तो आप सीधे की से मैच कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखते रहे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लगभग घंटे भर में ये जितने भी आंसर्स हैं वो एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सवाल नंबर 1 से। ये सेट बी का है सवाल। टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। सिंपल सा है सवाल, इससे ज़्यादा आसान कोई सवाल हो नहीं सकता था। ये होता है एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ टू ए वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन। सिंपल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन होते हैं फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अब ऑब्वियसली पर वुमेन का मतलब है कि उनकी पूरी लाइफ में उनके कितने चिल्ड्रन हुए हैं, ये होगा फर्टिलिटी रेट। ये देश का एवरेज ले लिया जाता है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हमें इकोनॉमिक सर्वे और कई सारी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हमने टोटल फर्टिलिटी रेट 2 का अचीव कर लिया है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इवेंचुअली स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। ये स्टेबिलिटी बताता है हमारा। फिर अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हाँ, इसका आंसर क्या है? पहले वाले स्टेटमेंट का पहले का आंसर है डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम चलते हैं। अगला है नॉन इन इंडिया। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हमें दी गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन access the liquidity adjustment facility window of the reserve bank। पॉइंट ये है, liquidity adjustment facility कौन सी होती है? वो जो रेपो रेट्स, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो, ये सब आप सुनते हैं ना, वो होता है LAF। अब ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लेते हैं, ठीक है। अब और क्या NBFC भी ले सकते हैं? नहीं, RRB लेते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लेते हैं, ये नहीं लेते, NBFC नहीं लेते हैं, ठीक है। इसका मेरे को और बेहतर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, कोई रिसेंट नोटिस नहीं मिला जिसमें कि NBFC को भी LAF दिया गया हो। तो अभी के लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यस, इनफैक्ट सरकार प्रमोट कर रही है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और भी लोग होल्ड करें। हमें जो लोन मिल रहा है बाहर से भी मिल जाए, क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो एक सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना दें डेट्स के लिए, बॉन्ड्स के बिक्री के लिए, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, अगर आपको ये पता था कि पहला गलत है, यहाँ पे एलिमिनेशन काम कर रही है, इस बार एलिमिनेशन काम कर रही है। पिछली बार 47 ऐसे क्वेश्चन आए थे, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसे खाली 15 कुछ सवाल आए हैं। स्टेटमेंट वाले अभी भी सवाल आए हैं, असर्शन रीजनिंग वाले तकरीबन 25 थे पिछली बार, इस बार 10-15 हैं। और यहाँ पे एक नया फॉर्मेट आया है जहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि स्टेटमेंट 1 और 2 दे दिया गया, 1 स्टेटमेंट दे दिया गया और दिया गया 2 और 3 कि दोनों में से कौन सा इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ठीक है। ये एक नए किस्म का फॉर्मेट है जो इस बार यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस करा है। चलिए, तो सवाल क्या होगा फिर? आपको अगर पता है कि पहला नहीं है तो ए और सी तो निकल गए, आंसर बी या डी में से हो सकता है। हमें पता है 2-3 सही हैं, आंसर इसका होगा डी, ठीक है। तो फिलहाल के हमारे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड, NBFC से रिलेटेड कोई नई चीज़ हमें मिलती है तो हम अपडेट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इनमें से कौन लोग हैं जो कि ट्रेड कर सकते हैं इन बॉन्ड्स में और सिक्योरिटीज़ में? ये वो वाले सवाल हो गए जो 2-3 साल पहले तक आते थे, जो नॉर्मल सालों में लगा था, जब 76 जैसी कट ऑफ नहीं जाती थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है? रिटेल इन्वेस्टर भी कर सकते हैं, पेंशन फंड भी, और इंश्योरेंस कंपनी भी ये काम कर सकते हैं कि वो इन्वेस्ट करें। अब पॉइंट ये है इन्वेस्ट एंड ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे एक नुआंस है कि इनमें से
कौन से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे हिसाब से फिलहाल इसका आंसर डी ही है। एक बार आंसर की में चेक कर लेते हैं, डी है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा नुआंस है जिसको अभी हमें चेक करना है। वैसे यहाँ पे वैसे हम स्टार मार्क कर लेना चाहिए कि इसको एक बार, बस ये छोटी सी चीज़ है जो चेक करनी होगी। आगे चलते हैं। सवाल है कि ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, करेंसी स्वैप भी एक किस्म का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन मोटर व्हीकल्स फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसका आंसर A1 and 3 होना चाहिए था। तो आंसर शीट में आप चेक करेंगे, आंसर इसका है डी। नेक्स्ट चलते हैं, सुपर इजी सवाल आया है एक, विद रेफरेंस टू सेक्टर्स, कि इंडियन इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स हैं उसके रिगार्डिंग आया है सवाल कि इनमें से कौन सा प्राइमरी है, टर्शरी है, सेकेंडरी है। ठीक है, देखिए, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्या ये सेकेंडरी सेक्टर है? नहीं। कोल्ड चेन्स वगैरह और स्टोरेज फैसिलिटीज जो होती हैं ये होती हैं सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई प्राइमरी से कनेक्टेड है, हो सकता है सेकेंडरी सेक्टर हो। नहीं, ये सेकेंडरी सेक्टर नहीं है, ये एक किस्म का टर्शरी सेक्टर है, ये एक सर्विस है। डेयरी फार्म जो है वो ऑब्वियसली एक प्राइमरी सेक्टर है। मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑब्वियसली एक प्राइमरी सेक्टर है, ये गलत हो रखा है। ठीक है, फिर वीविंग क्लोथ, हाँ, ये एक किस्म की मैन्युफैक्चरिंग है और ये क्या हुआ, ये एक सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, सिंपल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। तो इस बार जो इस टाइप के जो सवाल आए हैं जहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे जो आंसर आ रहा है जनरली आसान आ रहा है NCERT के बेसिस पे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, 5वें सवाल का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि छठा, कि कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट, इनमें से किससे हम फीड स्टॉक बना सकते हैं प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि 3rd जनरेशन 4th जनरेशन फ्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं जहाँ के आप फर्मेंटेशन वगैरह करके कुछ किस्म के हम किसी भी किस्म के लिंगोसेल्यूलोज बायोमास की मदद से उसके फर्मेंटेशन वगैरह के थ्रू हम बायोफ्यूल्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने फ्यूल जनरेट कर लिया, उसका रिफाइन करके आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बना सकते हैं। तो इनमें देखना है कि इनमें से कौन सा है बायोमास। ठीक है, क्या ये बायोमास है? हाँ। क्या ये बायोमास है? हाँ। ये सारे ही बायोमास हैं। तो आइडियली इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सी। हमारे किस में आएंगे आप, की में, आंसर है सी। ठीक है, ये आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना था और उससे आपका आंसर हो जाता। वापस आते हैं क्वेश्चन पेपर पर। 7वां सवाल, विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्या कि इनमें से किस चीज़ को हम वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, किस चीज़ को क्या बोलेंगे, है ना, ये चीज़। तो सबसे पहले, क्या फार्मर के प्लो को वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, कंप्यूटर को फिक्स कैपिटल बोलेंगे, यार्न यूज्ड बाय द वीवर इसको फिक्स कैपिटल बोलेंगे, और पेट्रोल उसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। देखो, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में आपको साफ साफ डिस्टिंक्शन करना है। फिक्स कैपिटल क्या है, वो चीज़ जो कि जिसका कि डिप्लीशन नहीं होता जब हम यूज़ करते हैं, लेकिन उस चीज़ का जिसका कि डिप्लीशन हो जाता है, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होती है, वो वर्किंग कैपिटल है। पेट्रोल ऑब्वियसली उसका डिप्लीशन हो रहा है, वो वर्किंग कैपिटल है। यार्न अगर यूज़ हो रही है वो फिक्स कैपिटल नहीं है, उसका डिप्लीशन होगा, वो वर्किंग कैपिटल है, ये गलत है। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, उसका आप उस पर काम करते रहेंगे, उसका डिप्लीशन नहीं होगा। और फिर फार्मर्स फ्लो, उसका डिप्लीशन नहीं होगा, वो फिक्स कैपिटल है। तो आंसर क्या है कि ये सही है, ये सही है, ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। तो इसके खाली 2 होंगे। ठीक है, तो जितने भी इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, हमने फिर से देखा इस बार आसान है, इसका आंसर है बी। एक बार चेक कर लेते हैं कि मैं, हाँ जी, इन्होंने बी दिया है इसका आंसर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट एन इंटरऑपरेबल, एक सेकंड बड़ी में खोल लेते हैं।
हाँ, which of the following phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property right over virtual items? कि देखो ऐसा 3D virtual world जहाँ पे आप अपनी property rights बना सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? Obviously इसका आंसर है मेटावर्स, ठीक है? तो C इसका आंसर है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए था। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे आप की में जाएंगे, इसका 8वें का आंसर है सी, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं सवाल पर, विद रेफरेंस टू द रूल्स या रूल्स इम्पोज्ड बाय आरबीआई व्हाइल ट्रेडिंग with reference to rules imposed by RBI while treating foreign banks, consider the following statement: there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. अब देखो ये थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, आपको साफ साफ लिमिट नहीं पता होती है, ठीक है, लेकिन इसकी लिमिट है, कुछ है, आई थिंक $5 मिलियन है टोटल लिमिट, कुछ बताया गया है, यहाँ पे हमने नोट नहीं करी है लिमिट, हाँ, लेकिन मैंने अभी चेक करा था 5 बिलियन रुपीस, ठीक है, 5 बिलियन रुपीस की लिमिट है कि इनको ये करना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, फॉर होल्ली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज, फॉरेन बैंक्स की जो होल्ली ओन्ड सब्सिडरीज होती है, ठीक है, WOBs कहते हैं इनको, एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स। आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है वो ये कहता है PIOs होने चाहिए, इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एनीवेज वो लोग जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हीं की बात हो रही है ना। OCIs क्या होते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो लगभग सिटीजन की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जो सवाल है, मतलब सवाल का जो आंसर है वो सही ही हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्यों? NRIs, PIOs एंड इंडियन नेशनल्स की बात करी गई है। अब यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा करा जा सकता है कि PIOs एक्चुअली इंडियन सिटीजन्स नहीं होते हैं, तो अगर यहाँ पे एकदम नुआंस में चले गए तो वो सवाल गलत हो सकता है, बट हर मतलब प्रैक्टिकल केस के हिसाब से हम देखें तो ऐसा है कि इसका जो आंसर है वो सी होना चाहिए, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे एक मिनिमम कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है और 50% इंडियंस उन बैंक्स के बोर्ड में होने चाहिए जो कि होल्ली ओन सब्सिडरीज हैं फॉरेन बैंक की, ठीक है। अगर हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे लेकिन निकाला कुछ तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, 2 गलत भी हो सकता है, तो उस केस में ए माना जाएगा, बट बाय ऑल प्रैक्टिकल मीन्स इसका आंसर सी ही होना चाहिए। उस टाइप के लेकिन जनरली यूपीएससी निकालता नहीं है। आगे चलते हैं, विद रेफरेंस टू CSR responsibility rules in India, consider the following. CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activity. जी हाँ, ऐसा होता है। अगर हर कंपनी को जो अपने 2% टोटल इनकम का जो CSR एक्टिविटीज़ करनी होती है, वो अगर आपने कुछ इस तरीके से करी है कि अपने एम्प्लॉय को आप बेनिफिट दे रहे हैं, ये तो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया जैसे आप अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ CSR में काउंट नहीं हो सकती। आपको कुछ सोशल डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट बेनिफिट फिर भी हो सकता है, ठीक है। कि इनडायरेक्ट बेनिफिट का मतलब क्या हो सकता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब एक आपने मान लीजिए स्कूल खोल दिया, उसमें आपके एम्प्लॉयज़ भी जा रहे हैं, वो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सही है कि एक्सपेंडिचर ये जो चीज़ है ये इसको CSR में कंसिडर नहीं करा जाएगा, और CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट था, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ए बोला गया है, ठीक है। क्या कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। डू नॉट स्पेसिफाई ये, अच्छा हाँ यस, अभी हमने चेक करा था, ये आप PDF खोल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि सेक्शन 135(5) ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब्स मिनिमम स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन ऑफ द फॉर द कंपनी। तो कहने का मतलब है ये जो चीज़ बोल रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही है। आंसर इसका क्या होना चाहिए? ओनली वन, ठीक है, ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
कि विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, आरटीजीज इस बार न्यूज़ में थे क्योंकि हमारा जब चंद्रयान मून पर गया था हमने देखा था कि जब लूनर नाइट आई थी उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाया था, उसके अंदर इतनी हीट नहीं बची थी। अगर हमने आरटीजी यूज़ करा जाता, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, तो फिर ऐसा होता कि नाइट बाय नाइट वो सर्वाइव करता। इनफैक्ट हमारे जो नेक्स्ट चंद्रयान मिशन जाएंगे उनमें ऐसा होगा कि हम आरटीजीज लगाकर भेजेंगे, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है कि हमें मान लीजिए उस चीज़ को कॉलोनाइज करना है तो हमें जनरेटर लगाना पड़ेगा सुपर कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए। इस टाइप के जनरेटर की ज़रूरत है। होता क्या है, आरटीजीज आर मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स नहीं, ऐसा नहीं होता। आरटीजीज जनरली हीट जनरेट करते हैं विदाउट फिशन, अपनी रेडियो एक्टिविटी की मदद से वो हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, वो फिसाइल मटेरियल नहीं होते। ठीक है, ऑब्वियसली फिसाइल मटेरियल होते हैं, कुछ कुछ फिशन होता है, लेकिन वो रिएक्टर की तरह काम नहीं करते। नेचुरली जो हीट जनरेट हो रही है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की वजह से, उससे हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो आरटीजीज आर यूज फॉर पावरिंग ऑनबोर्ड सिस्टम्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट ऑब्वियसली। ठीक है, और आरटीजीज कैन यूज प्लूटोनियम 238। जी हाँ, ये चीज़ करी जा सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, फिशन रिएक्टर नहीं है, बस ये एक प्रॉब्लम है। तो वही वाले सवाल जो पहले एलिमिनेशन चलता था इस बार चल रहा है। आपको बस अगर 1 पता है कि ये गलत है तो आप इसका आंसर कर देंगे 2 और 3। इसका आंसर चेक करिए, इसका आंसर है 2 और 3, इसका आंसर है बी 2 और 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वाला सवाल है आपका, पहला स्टेटमेंट वाला सवाल इस बार का क्या है कि जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। ये एक सही स्टेटमेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि जो छोटे स्टार्स हैं वो ज़्यादा जिएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो बड़े स्टार हैं उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस ज़्यादा तेज़ी से चल रहे होते हैं। 100 मिलियन साल के अंदर, 200 मिलियन साल के अंदर, 500 मिलियन साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाते हैं सुपर जाइंट स्टार्स। जबकि हमारा सन 5 बिलियन ईयर से चल रहा है, 5 बिलियन ईयर और चलेगा, 10 बिलियन ईयर की इसकी लाइफ है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और रीज़न क्या है, यही कि कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स जाइंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जी हाँ, इनका ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। जैसे मैंने बताया कि जो फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं और ज़्यादा तेज़ी से जो अंदर का हाइड्रोजन है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, हीलियम वगैरह बनता है, आयरन वगैरह तक। ठीक है, ये सब क्रिएट होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। आप जाएंगे हमारी शीट में और इसका आंसर है आपका ए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेस ब्लड फ्लो। ठीक है, अब ये एक्चुअली मेरे को पता नहीं था, हमारी टीम ने इसका आंसर निकाला है ए, कि नाइट्रिक ऑक्साइड है जो ऐसा होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ फिजियोलॉजिकल कंपाउंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स, स्टिमुलेट्स हार्मोन रिलीज, रेगुलेट न्यूरो ट्रांसमिशन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो कि जनरली दे दिया जाता है लोगों को ताकि ब्लड फ्लो बढ़ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन स्पेसक्राफ्ट। ये एक स्टेटमेंट है। अच्छा, पूछा गया कि इनमें से कौन सी चीज़ आप रेडार से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडार जनरली करता क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक वेव छोड़ता है, एक चीज़ के थ्रू जाती है, टकरा कर वापस आती है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट। देखो, वो रेडार जो है वो खाली शेप बताता है किसी चीज़ की, उसके थ्रू नहीं घुस जाता। वो एक्सरे डिटेक्टर्स होते हैं जनरली, ऐसे जो करते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग माइग्रेशन ऑफ एनिमल। माइग्रेशन ऑफ एनिमल आप कर सकते हैं कि आप कोई बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप रेडार से बार बार डिटेक्ट कर रहे हैं, आप माइग्रेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। आप मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। क्यों, मान लीजिए आपने रेडार को सैटेलाइट पे लगाया है, ऊपर जो ग्लोब है, मतलब जो अर्थ है, उसके ऊपर से आप डिटेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे इतनी डेंसिटी हो गई है क्लाउड की, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा। ये दोनों बेहतर है।
पर ये नहीं कर सकते, वो उसके लिए आपको एक्सरे डिटेक्टर चाहिए कि आपके थ्रू एंड थ्रू, आपके बैक के थ्रू एंड थ्रू कोई लाइट चली जाए। अगर लाइट में किसी किस्म का ब्लॉकेज है तो हमें दिख जाएगा कि हाँ नार्कोटिक्स टाइप का कुछ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खाली 2 ही स्टेटमेंट होने चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं हमारी टीम ने क्या बोला है इसका। ऑल 3 सही बोला है। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। हम तब तक अगले इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इसकी एक एक्सप्लेनेशन हम लिख लेंगे, ठीक है। और हो सकता है जब तक आप ये आंसर की देखें तब तक ये अपडेट हो जाए, ठीक है। एनीवे आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा रफाल से रिलेटेड। रफाल, MiG-29, तेजस, MKI। पूछा है कि इनमें से 5th जनरेशन फाइटर जेट कौन से हैं। न्यूज़ में ये चीज़ अक्सर आती रहती है क्या कि रफाल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, ठीक है, और ये बाकी के दोनों उससे पीछे हैं। इनको 4+ जनरेशन फाइटर जेट बोला जाता है। मिग को बोला जाता है कि ये 4 जनरेशन फाइटर जेट है जितना मैं जानता हूँ। तो कहने का मतलब है इनमें से कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए नन, कि इनमें से कौन सा फाइटर जेट है, ये आंसर होना चाहिए नन। इसका आंसर है नन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाइड्रोजेल्स के ऊपर है, आगे चलते हैं। सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल यूज्ड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट। यस, ऐसा होता है। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, अभी हमने ये की को वेरीफाई करते हुए एक न्यूज़ पढ़ी थी कि हाँ ये चीज़ यूज़ हो रही है। अब बहुत ही रैंडम करंट अफेयर की न्यूज़ है, जनरली हम ऐसी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। और फिर प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, ये हमने चेक कर लिया होता है। तो कहने का मतलब है तीनों इसके आंसर हैं। ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते हैं, बट ठीक है आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन ऑफ फ्यूज। अच्छा हाँ, इसका आंसर क्या आप चेक कर लीजिए, इसका आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं 17वां कि फ्यूल सेल में पावर्ड बाय जो हाइड्रोजन होते हैं, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उनके एग्जॉस्ट पाइप एमिशन क्या होता है, एग्जॉस्ट पाइप से क्या निकलता है। एकदम प्रॉपर फ्यूल सेल जो होता है, प्रॉपर क्लीन सेल होता है, उसमें कोई एमिशन नहीं निकलता। अगर कुछ निकलता है तो वो ये है कि आप हाइड्रोजन डालते हैं, हाइड्रोजन जब टूटता है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, कैथोड एनोड वगैरह उसमें होते हैं कई सारे, उससे होता है वाटर। यहाँ से आपको एग्जॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई पोल्यूटेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन तो यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो आंसर है इसका डी, ठीक है। आप ये करेंगे, आंसर की में भी चेक कर लीजिए। 17वें का आंसर है, 17th का आंसर है डी। यहाँ 13 क्यों लिखा हुआ है, 17 लिखना होना चाहिए था, 17 का गया। हाइड्रोजन 17 है ये, इसका आंसर है डी, ठीक है। 18 पर आ जाते हैं। सवाल है पंप्ड स्टोरेज के ऊपर, और ये हमने क्लास में कई बार करा है। क्या पंप स्टोरेज क्या है, देखो हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है आजकल कि हम विंड एनर्जी से एनर्जी ले रहे हैं, सोलर से ले रहे हैं, पर ये दोनों ही इरेटिक हैं। दिन में नहीं, दिन में खाली आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, रात को सोलर एनर्जी नहीं कर सकते। तो बढ़िया तरीका क्या है कि रात में भी अगर हमें सप्लाई चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, क्या करें, बेहतर तरीका ये है दिन भर आप सोलर पैनल चलाओ, उससे मोटरें चलाओ, मोटर से आप पंप करें, ऊपर टैंकों में पानी डाल दो, जब शाम हो जाए उसी पाइप को आप किसी टरबाइन से गुजार दो और टरबाइन वो वापस उतनी एनर्जी दे देगा। कुछ एफिशिएंसी लॉस होगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा, लेकिन आपको मिल जाएगी। तो बैटरीज में इन्वेस्ट करने की जगह हम पंप स्टोरेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम स्टोर्स बना सकते हैं। तो यही चीज़ है कि रिसेंटली टर्म पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड एप्रोप्रिएटली डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट। किस चीज़ में, हम इरीगेशन के लिए नहीं कर रहे, ऑल दो पंप स्टोरेज को इरीगेशन के लिए यूज़ करा जा सकता है, बट पंप स्टोरेज इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता टर्म। लिफ्ट इरीगेशन फॉर सीरियल क्रॉप्स नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज जी हाँ। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एनर्जी स्टोर करना है, आप बड़ा सा बनाओ टैंक, सोलर एनर्जी लो, सन की एनर्जी लो और पंप कर दो पानी को, ऊपर स्टोर करके रखो। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, तो हाँ इसका आंसर क्या है, आंसर की में आप चेक करेंगे। पंप स्टोरेज का आंसर है लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। ये विकिपीडिया से हमने कुछ एक स्टेटमेंट निकाल दी है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर
आपको चेक कर रहा हूँ, आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। हाँ, अब मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ड्रग डिलीवरी, नहीं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। देखिए हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दी है। क्या है, एक सेकेंड। Membrane bioreactors are combination of membrane processes like microfiltration। माइक्रोफिल्ट्रेशन क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोसेस क्या होते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आप वेस्ट वाटर को गुजारोगे, दूसरी साइड पर आपको क्लीन वाटर मिलेगा, इस साइड वेस्ट सारा अटक जाएगा, है ना। तो माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विद अ बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, इस चीज़ को अगर आप मिला दोगे तो ये होता है हमारा क्या कहते हैं, ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी कि बायोरिएक्टर्स के साथ आप इसको मेम्ब्रेन वाली टेक्नोलॉजी को मिला दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑब्वियसली डी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, हमारा ये है कोलेटरल बोरोइंग से रिलेटेड कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं साफ साफ CBLO इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के। ठीक है, क्योंकि मनी उठा, जहाँ पे भी आप ये डेट वगैरह उठाते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमें लिस्ट नहीं पता होती है इस चीज़ की कि कितने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये कुछ एयरपोर्ट बने हैं, इनमें से बता दिए ग्रीनफील्ड कौन से हैं, बट यहाँ पे आप तुक्का मार सकते थे। क्या हो सकता है, डोनियोपोलो एयरपोर्ट हो, डोनियोपोलो अगरतला में है आई गेस मोस्ट प्रॉब्ली। फिर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, जो कि ये नेपाल के बॉर्डर पे हमारे ये बुद्धा सर्किट से हम जोड़कर बना रहे हैं। फिर एक विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विजयवाड़ा एक बड़ा शहर है, वहाँ पे अभी नया एयरपोर्ट बना होगा क्या? यहाँ पे एयरपोर्ट एक्चुअली बहुत टाइम से है। ठीक है, तो आप अगर 3 को एलिमिनेट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, जहाँ पे 3 नहीं है, A, 1 and 2। ठीक है, और हमने चेक करा था विकिपीडिया पे, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड वॉर के टाइम से यहाँ पे एयर स्ट्रिप्स वगैरह हैं। ठीक है, तो उसी को ही हमने इम्प्रूव करा है इस बार, तो वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 and 2 ओनली। इसका आंसर है ए। ठीक है, अब वाटर वेपर से रिलेटेड एक सवाल आया है नेक्स्ट। With reference to water vapor, which of the following statements are correct? It is a gas, the amount of which decreases with altitude. हाइट के साथ इसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है। जी हाँ, अगर आपने ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी है, इसका आंसर आप आसानी से कर देते। क्या होता है, टेम्परेचर ऊपर जैसे ही जाते हैं डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब डिक्रीज हो जाता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर एयर की। तो इसका मतलब क्या होता है, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना जो वाटर है वो कंडेंस हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, तो जितना आप ऊपर जाएंगे वहाँ पे जो पानी की जो मतलब होल्ड करने की क्षमता है वो कम होती चली जाती है, वाटर वेपर कम होता चला जाता है, उसके कंसंट्रेशन कम हो जाता है। जहाँ गर्मी है वहाँ ज़्यादा वाटर है, नीचे ज़्यादा गर्मी ज़्यादा वाटर। इसी तरीके से परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल। ऑब्वियसली ये गलत है। क्यों? मैंने क्या बताया, जहाँ ज़्यादा गर्मी वहाँ ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी, पोल्स पे तो सर्दी है, तो वहाँ पर कैसे होगा, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स इंक्रीज करते चले जाते हैं, इन जनरल वाटर वेपर कम हो जाता है कुछ कुछ इलाकों को छोड़ के, क्योंकि हमने देखा है कि 30 डिग्री पे हमें डेजर्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज जैसे जैसे आपके लैटिट्यूड्स इंक्रीज होंगे, आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, जो टोटल मॉइस्चर कंटेंट है वो हो जाएगा कम। तो इट्स मैक्सिमम उसकी पोल पे होगी परसेंटेज, ये तो कोई तुक नहीं बना। ठीक है, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत है और डिक्रीजेस एल्टीट्यूड ये सही है। इसका आंसर होना चाहिए ए। आप आंसर की पे देखेंगे, आंसर है इसका, कहाँ गया, अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, डिक्रीज ही तो हो रहा है, ये सही है। इसका आंसर ए होना चाहिए। जब आप ये शीट देखेंगे यहाँ पे ए लिखा होगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। अब हमें बताना है कि किस टाइप का क्लाइमेट है जहां पर एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होगा। प्रेसिपिटेशन अगर थ्रू आउट द ईयर एंड प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 50 to 250 सेंटीमीटर। अब एनुअल डेली रेंज कहाँ कम होती है, जहाँ पे कोस्टल टाइप का क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट हो, तो इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट आपको सही लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इन्होंने प्रेसिपिटेशन की जो रेंज है ना वो दे रखी है लोअर साइड पे कि खाली 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी। 50 सेंटीमीटर तो यहाँ हमारे क्या कहते हैं डेजर्ट टाइप के इलाकों में भी होती है ना। तो मतलब राजस्थान में कई जगहों पर 50 सेंटीमीटर होती है रेनफॉल। अब
ये तो इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट नहीं हुआ, मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको ये नंबर याद नहीं है तो असलियत है, इसका जो आंसर है वो है वेस्ट मरीन कोस्ट क्लाइमेट। ठीक है, तो इस टाइप का क्लाइमेट है जो कि इन तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी सेटिस्फाई करता है इसको, लेकिन ये प्रेसिपिटेशन के लेवल को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली हाँ डी होगा ना इसका आंसर। तो यहाँ पे चेक कर लें, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है कोरिलेस फोर्स के ऊपर सवाल। ये सारे एनसीईआरटी से उठे हुए हैं सवाल, आपने एनसीईआरटी ठीक से करी है तो हो जाएगा। ज्योग्राफी के सवाल आसान आए हैं इस बार, ठीक है, याद रखिए। विद रेफरेंस टू कोरिलेस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। हाँ, कोरिलेस फोर्स क्या होती है कि जब इक्वेटर का जो हमारे अर्थ का जो बल्ज होता है उसके अलाउंग कोई लॉन्गिट्यूड के अराउंड कोई विंड जा रही होती है तो वो एक बेंडिंग फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और ये बेंडिंग फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट वर्ड होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड होती है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा विंड उतनी ज़्यादा बेंडिंग फोर्स। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट एकदम सही है। और फिर इट इज़ मैक्सिमम एट पोल एब्सेंट एट द इक्वेटर। किस चीज़ पे डिपेंड करती है ये फोर्स? इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका जो रेडियस आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस है, अर्थ की मान लीजिए एक्सिस है, वहाँ से कितना डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है तो ये फोर्स ज़्यादा होती है। ठीक है, पोल्स पे बहुत तेज़ी से डिस्टेंस चेंज होता है, कोरिलेस फोर्स ज़्यादा होगी। इक्वेटर पे नहीं होता है, इक्वेटर पे कम होगी। तो सीधी सी बात है, ये आंसर है सही, मैक्सिमम एट पोल एब्सेंट एट इक्वेटर, एकदम सही। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इंक्रीज विद वेलोसिटी, बोथ आर करेक्ट। आंसर होना चाहिए सी। यहाँ पे आ जाएंगे, आपको मिलेगा सी। आगे चलते हैं। 21 जून फिर से लैटिट्यूड वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। हर बार हमने देखा है कि बड़े आसान टाइप के सवाल आ जाते हैं। पिछले साल नहीं हो रहा था ये, पिछले साल नहीं हो रहा था। अब ये वापस हम उस जगह पे पहुंच गए जो उससे पहले हो रहा था। उससे पहले जब कट ऑफ जा रही थी 90 से ऊपर, इस बार मेरे को लग रहा है कि कट ऑफ वही होगी, 90 से ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो एनीवे गिवन जो जिस टाइप के पेपर आया है, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस मोर सनलाइट देन 12 आवर्स। इनमें से कौन सी जगहों पे 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट होती है? अब इस चीज़ को समझने के लिए एक डायग्राम बना देते हैं हम। ठीक है, इन जनरल वैसे बिना डायग्राम के भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हो जाएगा, बट चलिए एक्सप्लेन करते हैं छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। कि एक सेकेंड, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और इधर कहीं है मान लीजिए सन। यहाँ से रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, बहुत बड़ा है सन। ठीक है, और ये है हमारे एक्सिस टिल्ट। ठीक है, और इसके अराउंड अर्थ क्या है, घूम रही है। यहाँ पे आपके ये आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल बन रहे हैं। अब सवाल ये है कि मोर सनलाइट देन 12 आवर्स कहाँ पे मिलेगी? आप अगर देखेंगे, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, 21 जून, यानी कि समर सोलिस्टिस की बात कर रहे हैं। यानी कि सन इस साइड नहीं होगा, सन होगा इस साइड। इस साइड है सन, यहाँ से आपको रेज मिल रही है। ठीक है, सन आपका इस साइड है। अब आप यहाँ देखेंगे, अर्थ जाए जितनी भी घूम जाए, यहाँ पे हमेशा सन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इस दिन पे पूरा आर्कटिक सर्कल में पूरे दिन सन छाया होता है, पूरा दिन निकलता है। तो ऑब्वियसली मोर देन 12 आवर्स ऑफ सन आपको आर्कटिक सर्कल में मिलेगा। ठीक है, इक्वेटर पे एकदम बराबर मिलेगा, जितना सन होता है 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जगह जहाँ पर ऐसा होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा सन मिलेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा ज़्यादा सन मिलेगा, सदर्न में नहीं मिलेगा। सदर्न में कम मिलेगा, इक्वेटर पे एकदम बराबर मिलेगा, इक्वेटर पे हमेशा एकदम बराबर मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑब्वियसली 2 और 4। ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर की में 2 और 4, इसका आंसर है 2 और 4, आंसर है डी। सिंपल है, हमने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है लिखी नहीं, सिंपल है ये सवाल। ठीक है, एक डायग्राम में भी डाल देंगे, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सवाल है हमारा
कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड होता है कॉन्गो बेसिन में, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। और खाली इतना ही पता होगा तो ऑब्वियसली हो जाएगा। विच होल्ड्स अबाउट 3 years ऑफ वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन फ्रॉम फॉसल फ्यूल एंड पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन बी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत टाइम से आया। पीट होता क्या है? पीट होता है कार्बन का जो मास है वो ओवर द ईयर जो जमा होता चला जाता है, ठीक है, जहाँ पे कि एयर की कमी हो जाती है, क्लेई टाइप का होता है, ठीक है। इस पीट को आप निकालेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन मिलेगा, मिट्टी में मिला हुआ कार्बन, इस तरीके की चीज़ होती है पीट। इनफैक्ट कार्बन का एक सोर्स होता है, उसको लोग जलाते हैं, उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, एक टैबलेट की तरह कि एक टैबलेट निकाली, उसको सुखाया, उसको उठा के फर्नेस में डाल दिया, उससे एनर्जी ले ली, इस तरीके से कर देते हैं। अब इसका क्या है, काफ़ी तेज़ी से दोहन हो रहा है, उसको निकाला जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा रिसोर्स है। इतना सारा कार्बन उठाकर, ये कार्बन स्टॉक है एक किस्म का, इसको उठाकर अगर एटमॉस्फेयर में भेज दिया तो फिर बहुत गर्मी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं सवाल पर फ्लोरो एल्काइल एंड पर फ्लोरो पॉलीफ्लोरो एल्काइल। अब होता क्या है कि कार्बन की चेन होती है, हर जगह फ्लोरीन लगे होते हैं, एक स्ट्रक्चर समझने की जरूरत नहीं है। बट क्या है कि यूज इन मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग। इसके बारे में स्टेटमेंट देखिए। देखो होता क्या था, 1940s ऑनवर्ड ये पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा था और इसलिए हमारी फूड चेन में आना शुरू हो गया था, ठीक है। तो PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर। अब धीरे धीरे इसको बैन कर दिया गया है, बट फिर भी अभी भी हमारे ड्रिंकिंग वाटर में ये पाया जाता है। ये सही है स्टेटमेंट। PFAS आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट। जी हाँ, ये बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में आ जाते हैं, इसलिए इनको बैन करने के बावजूद हमारे फूड और पैकेजिंग मटेरियल में ये अक्सर आ रहा है। पैकेजिंग मटेरियल में तो चलो बैन हो गया, फिर भी कई सारे लोग करते हैं। बट एनीवे, persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal। मतलब कि हम इसे खाएंगे, हमारे बॉडी में छूट जाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे, डिग्रेड भी नहीं होंगे, हमें ऑब्वियसली एक टॉक्सिन की तरह काम करेंगे। इसका आंसर है डी। इस बार आपने देखा होगा जो पुराने पैतरे होते थे कि अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है डी मार्क कर दो, यहाँ हमने 3-4 बार देख लिया कि डी मार्क्स, मतलब ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट आंसर आ रहा है। वाकई में ये वापस आसान हो गया है पेपर, देखा जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट चलते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, इसका जो आंसर है ये अभी हमें देखने में इसको लग रहा है टाइम, ठीक है, अभी इसका आंसर आया नहीं है। जब तक ये मतलब हमारी पूरी आंसर की अपडेट हो जाएगी तब तक हो सकता है हम कर लें, इसको लास्ट के लिए छोड़ दिए। इसमें कुछ चीज़ें हमें देखनी है, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग है, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। हाउ मैनी ऑफ द अबव बिलोंग टू पीट फैमिली के, सॉरी पी फैमिली। पी फैमिली में से कौन से आते हैं? पी फैमिली होती है जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें ग्राउंड नट, ठीक है, इसको पीनट भी बोलते हैं, नाम में ही पी है ऑब्वियसली, ठीक है, ये हो गया। हॉर्स ग्राम है। सोयाबीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, जिस चीज़ में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जनरली वो पी फैमिली का होता है, लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं। इसमें 3 हैं, तीनों के तीनों हैं आंसर। इसका आंसर है सी। ये सिंपलर साइड का क्वेश्चन था, अगर हमने ठीक से मतलब हमारे बेसिक्स करे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, 29 का जो आंसर था वो था सी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है हमने, ये देख लीजिएगा, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ज़्यादातर चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मेन कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हाँ, ये वर्मेन होता है। अब देखो यहाँ पे एक लेग्यूना है, क्या है, और देखो पहले सेकंड स्टेटमेंट देखो, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल। ये पक्का गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर खाते हैं, सीड्स खाते हैं, ठीक है, तो इनकी जो डाइट है वो ये है ही नहीं, ब्लड वाली डाइट है ही नहीं। तो मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट पक्का गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी टाइप का होना चाहिए। खाली इसमें लिखा हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। कहने का मतलब है ये स्टेटमेंट पक्का सही होगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा नुआंस है, क्या कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स वर्मेन कैटेगरी में डाला गया है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस के अंदर डाला गया है, लेकिन एक्ट के अंदर साफ साफ ये चीज़ लिखी है। वो चीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि वर्मिंग क्लासिफाई करना है, ये सरकार के हाथ में पावर होती है, सरकार ने इस पावर का यूज़ करके उनको वर्मिन घोषित करा हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक बेहतर स्टेटमेंट का यूज़ करा जा सकता था, उन्होंने नहीं करा है। बट एनीवे इसका आंसर होना चाहिए सी। तो आप यहाँ जाएंगे, इसका कहाँ गया 30वें का आंसर, ए क्यों दे रखा है, अच्छा हाँ ए होना चाहिए, फीड्स ऑन ब्लड ऑफ एनिमल, नहीं, इसका आंसर सी होना चाहिए। ये अपडेट करनी पड़ेगी हमें जो हमारी आंसर शीट है, ठीक है, इसका आंसर सी होगा।